शिप पर छोरा छिछोरा और भावना घटिया भी थी, जिनका काम बस वहाँ इतना सा था कि उन्हें सोशल मीडिया पर अपने अच्छे अच्छे फोटो डालने हैं ताकि शिप कंपनी की मार्केटिंग हो पाए। आगे खाने की टेबल पर जब वो दे धड़ाधड़ फोटो खींचे जा रहे थे, तब वहाँ बैठा एक रईस दुर्गति नाम का आदमी भावना घटिया से पूछता है, क्या तुझे वो चाउमीन नहीं खानी? वो कहती है, नहीं, मुझे इससे एलर्जी है। छोरा छिछोरा कहता है, ये फोटो वोटो हम बस दिखावे के लिए खींचते हैं, जिनको हम इंस्टाग्राम पर डालते हैं, और उसी वजह से हमें इस क्रूज शिप पर फ्री में घूमने को मिला है। दुर्गति कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो यहाँ साले मोटे मोटे पैसे दे के आए हैं। छोरा पूछता है, वैसे आप करते क्या हो? वो कहता है, कुछ नहीं, बस मैं टट्टी बेचता हूँ, मतलब कि खेतों के लिए खाद। 90 और 80 के दशक में मेरी कंपनी ने पूरे देश में अपना दबदबा बना लिया था। तुम कह सकते हो कि उस समय मैं ही राजा था और मैं ही मंत्री। अब आज समुद्र में काफी उथल पुथल हो रही थी और आज ही कैप्टन को शिप के सारे मेहमानों के साथ डिनर करना था, जिसमें एक एक करके सभी उनसे हाथ मिलाते हैं और डिनर करने बैठते हैं, जिस पर रईस के चोदू सी फूड की बत्ती बनाकर पेट में घुसे जा रहे थे, इस बात की फिक्र किए बिना कि आज लहरों का स्तर ज्यादा है, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस एक एक करके सभी उल्टी करने पर उतर आते हैं और थोड़ी ही देर में पूरा होल उल्टी से लबालब भर जाता है। लेकिन ये सब यहाँ कहाँ रुकने वाला था, जिसमें जब समुद्र की लहरें और बड़ी होती है तो शिप की हालत बिगड़ने लगती है, जिसमें उन रईसों की टट्टी खड्डे से निकलकर शिप में फैलने लगती है। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. जिससे उन अमीरों को लगता है कि आज तो उनके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, जिस पर वो ऊपर वाले से रहम की भीख मांगते हैं, जो उनकी सुन लेता है और सुबह हो जाती है, जहां हम कुछ बंदूकधारियों को शिप की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। तभी एक हथगोला ताऊ ताई के पास आकर पड़ता है, जिसको ताई उठाती है और ताऊ से कहती है, देखो ये तो हमारी कंपनी का लगता है। अब ताऊ इससे पहले कि ये देख पाता उस हथगोले की पिन निकली हुई है या नहीं, इतने में वो फट जाता है, जिससे पूरी शिप तबाह हो जाती है। आगे कुछ घंटे बीत जाते हैं और शिप के कुछ यात्री पास वाले आइलैंड पर आ पहुंचते हैं, जिसमें पहला है दुर्गति, वही टट्टी बेचने वाला, दूसरी है अपनी भावना घटिया, तीसरा है छोरा छिछोरा, चौथी है पोला शिप की सर्विस मैनेजर, पांचवा है शिप का मैकेनिक कालिया किशोर, छठी है ये गूंगी लंगड़ी जो सिर्फ 4 शब्द बोलती है, दादा चलते तो मास, दादा हगते तो मास, और सातवां है ये जोरमार, जिसकी अमीरियत देखकर शिप पर भावना घटिया उसके चेप होने की कोशिश कर रही थी। अब रात हो गई थी तो वो सारे एक रबर बोट में बैठे थे, तभी उनको वहाँ किसी जानवर के होने का आभास होता है, तो वो सारे वहाँ से भाग खड़े होते हैं, बेचारी गूंगी लंगड़ी को वहाँ छोड़कर, जो बेचारी दादा चलते तो मास, दादा हगते तो मास चिल्लाती रह जाती है, लेकिन कोई भी उसे वापस लेने नहीं जाता। आगे सुबह होती है तो वो देखते हैं कि एक लाइफ बोट बहकर किनारे तक आ गई है, जिसमें थी जुल्मी सब्बो नाम की एक महिला, जो शिप पर टॉयलेट साफ करने का काम करती थी। पोला उससे कहती है, फटाफट अंदर जितना भी पानी है, जितना भी खाने का सामान है, सब बाहर निकाल, यहाँ लोग भूखे हैं। परंतु जुल्मी सब्बो सब कुछ ऐसे ही उल्फत में नहीं बांटना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ जितने भी अमीर लोग हैं वो साले किसी की परवाह नहीं करते। इसीलिए जब बाहर सभी लोग पानी पी रहे थे, तब जुल्मी सब्बो कुछ खाने पीने का सामान अपने बैग में छुपा लेती है। तभी उनको दादा चलते तो मास की आवाज आती है, जिसमें वो उस गूंगी लंगड़ी को घसीटकर अपने ग्रुप में वापस ले आते हैं, जो पूरी रात जंगल में पड़ी थी। वो सभी देखते हैं कि जुल्मी सब्बो समुद्र में मछली पकड़ रही है, जिसको पकड़ने में वो कामयाब भी हो जाती है। पोला वहाँ बैठे मुफ्तखोरों से पूछती है, क्या किसी को आग जलानी आती है? क्या किसी को ऑक्टोपस साफ करना आता है? पर किसी को घंटा भी कुछ नहीं आता था, सिर्फ आराम से बैठकर खाने के अलावा। आगे जुल्मी सब्बो ही आग जलाती है, जुल्मी सब्बो ही ऑक्टोपस साफ करती है, जुल्मी सब्बो ही उसे पकाती है, और जब खाने की बारी आती है तो वो एक पीस उनका रखती है और एक पीस अपना रखती है, एक पीस उनका रखती है, एक पीस अपना रखती है, जिससे होता यह है कि आधा उन मुफ्तखोरों के हिस्से में जाता है और आधा अकेली जुल्मी सब्बो के हिस्से में आता है। पोला जब उससे और पीस मांगती है तो वो कहती है, ये सारा मेरा है, क्योंकि मैंने ही ऑक्टोपस पकड़ा, मैंने ही आग जलाई, मैंने ही पकाई, तुम सब चूतियों ने क्या किया? पोला कहती है, ये तो गलत बात है, हम सब ने भी काम किया, हमने लकड़ी जमा की थी। वो कहती है, ये भी कोई काम में काम है, लकड़ियां जमा की थी। पोला कहती है, मेरे हिसाब से तू भूल रही है कि तू एक बड़ी क्रूज शिप पे मेरे नीचे टॉयलेट साफ करने का काम करती है, इसीलिए मैं जो कहूँ तुझे वो करना होगा। दुर्गति कहता है, तू जानती है जुल्मी सब्बो, मैं एक रईस और अमीर आदमी हूँ, यहाँ से वापस जाने के बाद मैं तुझे दौलतमंद बना दूंगा, जिससे तुझे अपना जीवन जीने में आसानी होगी। वो कहती है, यहाँ से वापस जाओगे? अच्छा मजाक है, चलो अब फटाफट मुझे कैप्टन बुलाओ, वरना तुम सबको मैं तुम्हारी नानी याद दिला दूंगी। जिसमें जब सभी एक एक करके उसको कैप्टन बुलाने लगते हैं तो वो उनको कुत्तों की तरह ऑक्टोपस की एक एक बोटी फेंक कर देती है, जिससे पोला को बहुत दुख पहुंचता है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि उन सबकी लगाम उसके हाथ में थी। कहती है, निकम्मे मर्दो, तुम यहाँ रहकर आग की रखवाली करोगे और यहाँ जितनी भी औरतें हैं वो सभी मेरे साथ लाइफ बोट में सोएंगी। तभी वहाँ दौड़ते हुए जोरमार और दुर्गति आते हैं, कहते हैं, ये महंगी महंगी करोड़ों की घड़ियां ले लो और बस हमें एक रात अपने साथ सुला लो, क्योंकि बाहर साले जंगली जानवर घूमते हैं।
अब करोड़ों की बात थी तो जुल्मी सब्बो उन्हें अंदर ले लेती है। इधर बाहर थे छोरा छिछोरा, कालिया किशोर और गूंगी लंगड़ी, जिनको जुल्मी सब्बो के बैग में कुछ खाने का सामान मिलता है तो वो तीनों उसे आपस में बांट कर चट कर जाते हैं। आगे सुबह हो जाती है और जुल्मी सब्बो उनकी क्लास लेती है क्योंकि उन चूतियों ने आग का ध्यान नहीं रखा, ऊपर से एक पैकेट चोरी करके खा लिया, जिसकी सजा के रूप में वो उनके लिए आज खाना नहीं बनाएगी। जुल्मी सब्बो दिन भर मेहनत करती है, मछलियां पकड़ती है, आग जलाती है और खाना पकाती है, जिसको जब वो बड़े चाव से मजे लेकर खा रहे थे तब छोरा छिछोरा भावना घटिया की तरफ इस उम्मीद में देख रहा था कि वो उसे एक आधी बोटी तो देगी, पर नहीं, वो उसे घंटा भी नहीं देती। जुल्मी सब्बो एक कटोरी में थोड़ी सी फिश डालती है और कहती है छोरा छिछोरा आज मेरे साथ सोएगा क्योंकि वो सुबह से भूखा है, जिसका मतलब सबको अच्छे से समझ में आ रहा था कि वो उस भूखे से क्या करवाना चाहती है, जो सब छोरा छिछोरा को करना भी पड़ता है क्योंकि कोई और रास्ता भी तो नहीं था, जिसमें उपहार के तौर पर उसे खाने का सामान मिलता था जिसको वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बांटा करता था। आगे हर रोज हर रात जुल्मी सब्बो छोरा छिछोरा को खाने के बदले अपने साथ लाइफ बोट में ले जाने लगी, जिस पर वहाँ के सारे मर्द उसके सीटियां बजाकर मजे लेने लगे थे कि साले कभी हमें भी खुश कर दिया कर। धीरे धीरे करके इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं, जिसमें अब सभी की आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन शिकार करते वक्त जोरमार को एक गधा मिलता है, जिसको मारकर उसे अफसोस होता है कि यार उसने किसी की जान ले ली। खैर उसे खाने के बाद गधे की आत्मा को शांति देने के लिए वो सभी एक गुफा में उसकी पेंटिंग बनाते हैं, जहाँ भावना घटिया देखती है कि छोरा छिछोरा जुल्मी सब्बो के पिछवाड़े में खुलेआम उंगली तोड़ रहा है। पूछती है साले तू अपने हाथ से क्या खुजला रहा है? वो कहता है कौन सा हाथ? अच्छा इस वाले हाथ की बात कर रही है क्या? ये तो चेयर पर रखा है बस। भावना कहती है साले तेरा हाथ चेयर पर उसकी जैकेट के नीचे था, बेवकूफ मत बना। वो कहता है सच में क्या? मुझे नहीं पता यार मेरा हाथ वहाँ कैसे पहुंच गया, मैंने तो उसे बांधकर आगे रखा था। भावना कहती है अब तू देख, और जाकर जोरमार को चूस डालती है ताकि उसे थोड़ी बहुत तो जलन हो, पर उसे घंटा भी कुछ नहीं होता। जिसमें वो जुल्मी से कहता है देख हम ये जो छुप छुपा कर रहे हैं ना, ये सबसे गलत बात है। अगर हमें वो सब करना है तो खुलेआम करना होगा, सबको बताकर करना होगा। एक दिन भावना घटिया जुल्मी सब्बो से बात करने आती है, कहती है मैं पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ, क्या तू भी मेरे साथ चलेगी? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमें वहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। जुल्मी सब्बो उसकी बात मान जाती है और वो दोनों पहाड़ों की तरफ चल पड़ते हैं। भावना घटिया कहती है तू जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, मेरा मतलब कि तू पूरा का पूरा कबीला चला रही है, और तो और तूने सारे मर्दों को अपना गुलाम बना रखा है, जो असल जीवन में करना नामुमकिन था। खैर वो कई घंटों तक लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जिसमें भावना घटिया अचानक से ऐसी जगह पहुंच जाती है जिसे देखकर उन्हें एहसास होता है कि वो तो कई महीनों से एक लग्जरी रिजोर्ट के पास फंसे हुए हैं, जिससे भावना घटिया को बहुत खुशी मिलती है कि अब वो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन जुल्मी सब्बो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि यहाँ से बाहर की दुनिया में उसका कोई नहीं था, इसीलिए उसके इरादों में कुछ खोट था। वो अच्छे से जानती थी कि यहाँ से बाहर जाते ही उसकी कोई अहमियत नहीं है, जहाँ उसे फिर से टॉयलेट क्लीनर का काम करना पड़ेगा, और यहाँ वो किसी महारानी की तरह रह रही थी, हुक्म चला रही थी। जिस रिजोर्ट के राज को राज रखने के लिए वो एक भारी सा पत्थर उठाती है और उससे भावना घटिया की खोपड़ी खोल डालती है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जानता हूँ इस कहानी की ओपन एंडिंग आप सभी लोगों को रास नहीं आई होगी, पर ये इतनी भी बुरी नहीं थी क्योंकि इसके आगे की कहानी आप लोग आराम से सोच सकते हो। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।